ओके, अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो बेटा आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में बेटा हमने डिफेक्ट्स ऑफ लेंस पढ़ लिया था, जिससे मैंने आपको क्रोमेटिक एब्रेशन और स्फेरिकल एब्रेशन पूरा बता दिया था। आज हम जो है वो डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़ेंगे कि हमारे पास जो डिफेक्ट्स ऑफ विजन यानी आई की वजह से जिसमें जो विजन प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले डिफेक्ट्स ऑफ विजन की बात करते हैं। दो तरह के, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले प्रीवियस लेवल में भी। ओके, आशा आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर, हो रहा है। ओके, तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन बेटा दो तरह के होते हैं हमारे पास। एक होता है फार पॉइंट शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको हम मायोपिया भी कहते हैं, और एक होता है हमारे पास लॉन्ग साइटेडनेस। तो इन एरर्स में होता क्या है हमारे पास, इसको हम जो है वो सबसे पहले आपको एक फार पॉइंट पता होना चाहिए कि फार पॉइंट क्या होता है। तो फार पॉइंट कहते हैं द लॉन्गर डिस्टेंस एट विच वी कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली इज कॉल्ड फार पॉइंट। ठीक है, फार पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई इज एट इन्फिनिटी, अ नॉर्मल आई कैन सी थिंग्स क्लियरली एज फार इन्फिनिटी, एग्जाम्पल द स्टार्स। ठीक है, तो फार पॉइंट को दूर दराज से जो रेज आ रही हों उनको हम कहते हैं लॉन्गेस्ट डिस्टेंस या फार पॉइंट भी कहा जाता है। जैसे स्टार से रेज आ रही हैं तो उनको भी हम क्या कहते हैं कि वो बहुत दूर से आ रही हैं, वो रेस पैरेलल हो जाती हैं क्योंकि वो एक इनफाइनाइट पॉइंट से आ रही होती हैं। बहरहाल, तो शॉर्ट साइटेडनेस बेटा हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक तरह की एक डिफेक्ट ऑफ विजन है इन आई। तो इन शॉर्ट साइटेडनेस डिफेक्ट ऑफ विजन्स, तो बेटा पहला है हमारे पास शॉर्ट साइटेडनेस, और दूसरा है हमारे पास लॉन्ग साइटेडनेस। इनके बायोलॉजिकल नेम भी हैं, लेकिन वो फ़िलहाल एक को मायोपिया कहते हैं और एक को हम हाइपरमेट्रोपिया पे हैं, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो आप नोट्स में से देख लीजिएगा। फ़िलहाल मैं डायरेक्ट इनके जो डिफेक्ट्स होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। ये आपने लिखा क्या है? ये शॉर्ट साइटेडनेस। अच्छा, सही। ठीक है, तो एक हमारे पास होता है पहले शॉर्ट साइटेडनेस, ठीक है, और दूसरा है लॉन्ग साइटेडनेस। तो पहले शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है, जैसे ये हमारी आई बॉल है, हमारी आई में एक लेंस होता है जिसके फोकल लेंथ 2.5 सेंटीमीटर होती है। तो मान लीजिए ये हमारी आई बॉल है, और ये हमारी आई का लेंस है, और इस पॉइंट पर होता है हमारा रेटिना। तो अगर लाइट रेस हमारे रेटिना पर आकर कन्वर्ज हो रही हों तो हमें किसी ऑब्जेक्ट का इमेज सही बनता हुआ नज़र आएगा। जैसे मान लीजिए लाइट रेस बेटा ये आ रही है, ये लाइट रे आई और ये लाइट रेज आई, ठीक है, यानी कन्वर्ज होना था यहाँ पर, कन्वर्ज कहाँ होना था यहाँ पर, लेकिन हुआ क्या कि ये यहाँ पे कन्वर्ज हो गई। तो इससे होता क्या है कि हमें वो ऑब्जेक्ट सही नज़र नहीं आ पाता, ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र नहीं आ पाता। तो इस डिफेक्ट को या इस एरर को हम कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। जो हेडिंग है वो चीज़ हमारे पास जो है वो डिफेक्ट होता है। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब करीब की नज़र। तो जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है उनकी करीब की निगाह क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। और ये होता क्यों है, क्योंकि हमारा लेंस जो है उसका अपर्चर कम हो जाता है। जैसे एक लेंस है, मिसाल के तौर पर ये एक लेंस है, ये लेंस रे को यहाँ पे बेंड कर रहा है। अब यही लेंस अगर थोड़ा सा थिक हो जाए तो लेंस जो थिक होता है उसकी बेंडिंग पावर क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। और बेंडिंग पावर बढ़ने की वजह से वो लाइट रेस को जल्दी कन्वर्ट कर देता है। तो यही
एरर यहाँ पे आता है कि हमारी जो आई बॉल होती है वो इलोंगेट हो जाती है, सिकुड़ जाती है और उसका कर्वेचर जो है वो छोटा हो जाता है, थिक हो जाती है हमारी आई बॉल। तो जिसकी वजह से लाइट रेज जो है वो दूर की बजाय पहले कन्वर्ज हो जाती हैं। आप देख सकती हैं आप इन दो डायग्रामों में कि यहाँ लाइट रे मान लीजिए इधर कन्वर्ज हो रही हैं। अगर ये इसकी फोकल लेंथ है तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर मिसाल के तौर पर। यहाँ पे लाइट रेज जो कन्वर्ज हो रही है तो उसकी फोकल लेंथ उसके मुकाबले में कम है, मान लीजिए 3 सेंटीमीटर होगी। इज़ डेट क्लियर? तो इस एरर को रिमूव करने के लिए हमें एक कॉनकेव लेंस यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमें रेस को दूर पहुँचाना है रेटिना तक। अगर रेस रेटिना पर मर्ज हो जाएंगी तो फिर हमें जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज सही बनता हुआ नज़र आ जाएगा। तो उस एरर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करते हैं। ये बात समझ आ गई बेटा ऐसा? जी सर, आ गई। ठीक है, इसमें कोई मुश्किल? तो बेटा यहाँ पे हम एक यूज़ करेंगे कॉनकेव लेंस। अब ये कॉनकेव लेंस जो होता है ये सूटेबल फोकल लेंथ का होता है। जैसे भाई हर इंसान का आई का नंबर अलग होता है, किसी का 1 है, किसी का 1.5 है, किसी का माइनस में होता है, तो उस हिसाब से उसको लेंस लगाया जाएगा। तो होगा क्या कि लाइट रेज आई, इसने क्या किया, इन्हें थोड़ा सा कन्वर्ज किया। देखिए लाइट रे आई, इसने कन्वर्ज किया, फिर ये लाइट रे यहाँ एंटर हुई, ये लाइट रे यहाँ आई, कन्वर्ज हुई, यहाँ एंटर हुई, और इससे होता क्या है कि इसका इमेज रेटिना पर बन जाता है और आपको ऑब्जेक्ट क्लियर नज़र आता है। तो ये डिफेक्ट था, ये इसकी करेक्शन है बाय यूजिंग सूटेबल कॉनकेव लेंस। हाँ भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको क्लियर है बात? यस सर। ठीक है, तो इसको रीड कर लेते हैं यहाँ पे इसकी वर्डिंग को। तो बेटा, इफ़ अ पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ये बात याद रखिएगा कि जो हेडिंग होती है वो चीज़ आपकी सही होती है, वो चीज़ क्या होती है, सही होती है, करेक्ट होती है। और जो दूसरी चीज़ यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब करीब की निगाह सही होगी तो दूर की निगाह कमज़ोर होगी। तो बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड शॉर्ट साइटेडनेस। का बायोलॉजिकल नेम क्या है, मायोपिया है। ये भी याद कर लिया, कभी कभार पूछ लेते हैं। सर शॉर्ट साइडेड लेंस वो जो होती है विजन होता है उसमें ये होता है कि करीब की सही होती है और दूर की ख़राब होती है। दूर की निगाह कमज़ोर होती है, ठीक है। तो वैसे ये जो मसला होता है ये काफ़ी एज में जाके होता है, लेकिन कुछ को जल्दी भी हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि 40 इयर्स के बाद हर इंसान जिसकी आइज़ वीक हो ना हो उसकी आइज़ कमज़ोर होती है, नज़र गिरती है, तो वो इसी वजह से होता है। बहरहाल, अच्छा जी, दिस डिफेक्ट अपेयर ड्यू टू इंक्रीज इन द थिकनेस ऑफ आई बॉल। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी आई बॉल की थिकनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। हमारी आई बॉल थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है। मोटी होने से होता क्या है उसका, देखें एक लेंस पतला है, यह लेंस एक थिन है, तो बेटा इसका कर्वेचर भी बड़ा होगा। और एक लेंस जो है वो छोटा सा थिक है, गोल मटोल सा है, तो इसका कर्वेचर क्या होगा, छोटा होगा। कर्वेचर छोटा, इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ, फोकस यहाँ कहीं आ रहा होगा। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ आ रहा है तो इसका फोकस यहाँ आ रहा होगा। तो इसका फोकस दूर है, इसका फोकस करीब है, तो ये रेस को यहाँ कन्वर्ज करेगा, ये रेस को यहाँ कन्वर्ज करेगा। आप खुद देख सकती हैं किसमें ज़्यादा फर्क है। तो लेंस अगर इलोंगेट हो जाए, मोटा हो जाए, तो क्या होता है, उसका कर्वेचर बढ़ जाता है। कर्वेचर में उसके जो है वो कमी आ जाती है, जिसकी वजह से फोकल लेंथ कम हो जाती है। ठीक है जी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे अब इसको हमने रिमूव कैसे किया, कि हमने कॉनकेव लेंस यूज़ किया और लाइट रेज यहाँ पहुँच गई। डायग्राम आप ये वाली भी बना सकते हैं, वैसे तो एग्जाम में नहीं आता, इतना सिंपल सवाल है, ये मैट्रिक लेवल में आता है, लेकिन MCQs में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या कि हमारी थिकनेस ऑफ आई बॉल बढ़ गई थी, फोकल लेंथ डिक्रीज़ हो गई थी, जिसने इमेज को पहले बना दिया। और इसको हम रिमूव कैसे कर सकते हैं, बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ क्या होगी इस लेंस की, ये डिपेंड करेगा, हर पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा कि उसकी आई कितनी वीक हुई है।
ठीक है। नियर पॉइंट एक और होता है, नियर पॉइंट को हम कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एट विच पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, और ये होता है 25 सेंटीमीटर। यानी कि ये बात आपको पता होनी चाहिए बेटा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को जब व्यू करते हैं, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ रखा हुआ है लेंस, ये हमारी आई है मान लो, तो कहा ये जाता है बेटा कि ऑब्जेक्ट को अगर आप 25 सेंटीमीटर के फासले पर रखकर रीड करेंगे डिस्टेंस पर, तो उस डिस्टेंस पर आपके आई पर, रेटिना पर स्ट्रेस नहीं आएगा। इस डिस्टेंस को हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पे अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लीजिए मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, मैं इसको अपनी आई से करीब कर रहा हूँ, नज़र आ रहा है, यहाँ कर रहा हूँ, नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको 25 सेंटीमीटर के फासले पर देखूँगा तो मेरी आँखों पर जोर नहीं आएगा, मेरी आँखों पर स्ट्रेस नहीं आएगा। जैसे एक किताब में यूँ पढ़ रहा हूँ, यहाँ से भी पढ़ सकता हूँ, एक किताब में बिल्कुल आँखों के करीब करके ही पढ़ सकता हूँ। तो डॉक्टर्स भी ये कहते हैं, मना करते हैं कि बेटा आप किसी भी चीज़ को जो है वो थोड़ा दूर करके पढ़ें, कम से कम आपकी आई में और उस ऑब्जेक्ट में या उस किताब में फ़ासला 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। इससे होता क्या है, हमारी आई के मसल रिलैक्स रहते हैं, उस पर स्ट्रेस नहीं आता। ये बात याद रहेगी बेटा। तो इसे हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। ठीक है, ये अभी यहाँ पर आएगी डेफिनेशन, देखिए इधर आ रही है, ये आ गई। तो मैंने आपको पहले ही बता दी, अब मैं लॉन्ग साइडेडनेस पे आ रहा हूँ। तो लॉन्ग साइडेडनेस का मतलब बेटा क्या है, यानी वो चीज़ आपकी सही होगी तो अ पर्सन कैन सी फार ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इंसान जो है वो करीब की चीज़ें नहीं देख पाएगा लेकिन दूर की चीज़ें देख लेगा। तो अक्सर जो बुजुर्ग एजिड लोग होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम आ जाती है कि वो करीब की चीज़ों को सही से नहीं पढ़ पाते, तो उन्हें चश्मा लगाना पड़ता है, यूज़ करना पड़ता है। तो इस वजह से प्रॉब्लम होती है कि हमारी आई बॉल जो है वो क्या हो जाती है, वो उसकी थिकनेस कम हो जाती है। थिकनेस कम हो जाएगी तो उसका लेंस पतला हो जाएगा, लेंस पतला होगा तो रेस को वो क्या करेगा, दूर कन्वर्ज करेगा। ठीक है जी। तो मान लीजिए कि ये हमारी आई है, इसका लेंस बहुत ही पतला हो गया, तो होगा क्या कि जब यहाँ से लाइट रेस पास होंगी तो लाइट रेस को बेटा यहाँ लेके जा रहे हैं, ये हमारा रेटिना है और ये इन्हें यहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यानी कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनेगा वो हमारी आई पर सही नहीं बन पा रहा, तो हमें वो ऑब्जेक्ट धुंधला नज़र आएगा, क्लियर नज़र नहीं आएगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा लेंस जो है वो थिन हो गया था। लेंस अगर थिन हो जाए तो उसका कर्वेचर बढ़ जाता है, कर्वेचर बढ़ जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो फोकल लेंथ भी बढ़ जाती है। और अगर एक लेंस थिक हो, ये बात मैं आपको कई मरतबा बता चुका हूँ, बात याद हो गई होगी, लेंस थिक हो तो उसकी बेंडिंग पावर, उसका कर्वेचर जो है वो छोटा हो जाता है और उसकी फोकल लेंथ भी कम हो जाती है। ये बात क्लियर हो गई बेटा? तो बेटा हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें इस लेंस को इस पॉइंट से इस पॉइंट पर लेके आना है। तो उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, कौन सा लेंस यूज़ करेंगे? सर शायद कॉन्वेक्स यूज़ करें, क्योंकि पहले हमने कॉनकेव यूज़ किया था। नहीं, वजह क्या है कॉन्वेक्स करने की? कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस होता है, रेस को कन्वर्ज करता है, करीब दबाता है, और कॉन्केव लेंस क्या करता है, रेस को फैलाता दूर है। करता है। हाँ, तो हमें बेटा करीब लाना है ना, दूर करना है? करीब करना। करीब करना, रेटिना पर लाना है। लाइट रेस दूर जा रही है, यहाँ पे क्या था, लाइट रेस पहले आनी थी, दूर करना था, तो हमने कॉन्केव यूज़ किया।
अब क्या यूज़ करेंगे हम? कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। कॉन्वेक्स इसको। ठीक है जी। तो मैं लेंस ब्लू से बना रहा हूँ ताकि माल से डिस्टर्ब ना हो। तो ये देखिए, ये हमारी आई है, ये रेटिना है, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया सेंटर में। बेटा हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे किसी सूटेबल फोकल लेंथ का, जिससे होगा क्या कि ये लाइट रे आई, ये लाइट रे आई, इसने इसको बैंड किया, फिर ये यहाँ गई, इसने भी इसको बैंड किया, ये यहाँ पहुँची, फिर इसने मज़ीद इसको और बैंड किया तो ये रेटिना पर आकर एडजस्ट हुई। तो दिस डिफेक्ट कैन बी रिमूव बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। हाँ भाई, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है बेटा, तो उसको हम रिमूव कैसे करते हैं? बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सूटेबल फोकल लेंथ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़ जाएं। फिर बेटा मैंने आपको लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन का बताया था कि लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन क्या होता है हमारे पास, कि वो डिस्टेंस जिस पर हम ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकें विदाउट एनी स्ट्रेस या स्ट्रेन ऑन एन आई। ठीक है, वो डिस्टेंस कितना कहलाता है? 25 सेंटीमीटर। क्या कहलाता है बेटा वो डिस्टेंस? 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी। इसके बाद इसमें कोई और बात तो नहीं, प्रॉब्लम इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डी किसके बराबर होता है वो डिस्टेंस? डी इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये बात बार बार यूज़ होगी न्यूमेरिकल्स के अंदर। अच्छा जी। फिर बेटा इसके बाद हमारे पास आती है बात विजुअल एंगल की, कि व्हाट इज़ विजुअल एंगल। तो विजुअल एंगल बेसिकली किसी ऑब्जेक्ट को जब हम व्यू करते हैं तो उसका जो एंगल हमारी आई पर बन रहा होता है उसको हम कहते हैं विजुअल एंगल। सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। ये कॉपी तो नहीं करना आपने, समझ आ गई बात? डायग्राम मैं बाद में कॉपी करूँगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखते सही। तो बेटा अब ये ज़रा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा, क्योंकि अब इसके बाद हमारे पास 3 डेरिवेशंस आ जाएंगी एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ठीक है जी। विजुअल एंगल पहले बात कर लेते हैं। विजुअल एंगल क्या होता है? सिंपल सी चीज़ है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। पहले हमने बात की थी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, जो कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ओके। फिर बेटा हम बात करते हैं विजुअल एंगल। जैसे मान लीजिए बेटा ये एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारी आई है, ये हमारी आई है। ठीक है, तो बेटा मैं इस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है जी। तो इस ऑब्जेक्ट का, इसकी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, टिप है, उस टिप से जो मेरी आई के ऊपर एंगल बन रहा होता है, ये एंगल कहलाता है विजुअल एंगल। एंगल सबटेंडेड एट आवर आई इज कॉल्ड विजुअल एंगल। दोबारा देख लीजिए, जैसे बेटा ये मेरी आई है, और ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इसके ऑब्जेक्ट से मेरी आई पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, इस एंगल अल्फ़ा को हम क्या कहते हैं? विजुअल एंगल कहते हैं।
तो यहाँ पे मान लीजिए कितना डिस्टेंस है, कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, मान लीजिए 25 सेंटीमीटर। तो इसमें कोई प्रॉब्लम कि वो एंगल जो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारी आई पर बना रहा है उसको हम क्या कहते हैं, विजुअल एंगल कहते हैं। क्लियर है बात? अच्छा जी, अगर बेटा मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ करीब ले आऊँ तो सोच समझ के जवाब देगा क्या होगा। मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लिया तो अब एंगल ये बन रहा है, सर एंगल बढ़ जाएगा। एंगल बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो यही बस बात बतानी थी आपको। तो जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को बेटा अपनी आई के दूर लेके जाएंगे एंगल कम हो जाएगा, आई के करीब लाते जाएंगे एंगल बढ़ता जाएगा। तो ये बात आपको मैंने बता दी। तो विजुअल एंगल इज़ बेसिकली व्हाट, द एंगल सबटेंडेड एट आवर आई बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड विजुअल एंगल। क्लियर है बात? यस सर। अच्छा जी, और यहाँ आगे बेटा इसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को क्लोज़र लाते जाएंगे उसका एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। इससे ज़्यादा इसकी कोई अहम चीज़ नहीं है इसमें। ठीक है जी, और अगर आँख से दूर लेते जाएंगे तो उसका एंगल कम होता जाएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, इसको हम कहते हैं एंगुलर मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर। तो बेटा ये बेसिकली एंगुलर मैग्नीफिकेशन, हमने लीनियर मैग्नीफिकेशन पढ़ ली थी पहले, तो मैं लीनियर मैग्नीफिकेशन से स्टार्ट करता हूँ। तो बेटा लीनियर मैग्नीफिकेशन में क्या पड़ती है, मिसाल के तौर पे एक ऑब्जेक्ट है, ये एक लेंस है, इसमें एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ रखा हुआ है, उसका इमेज यहाँ बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट है, ये उसका इमेज है। ठीक है जी, ये लाइट रेज आ रही हैं। तो ये डिस्टेंस कहलाता था बेटा हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी, और ये कहलाता था हमारे पास इमेज डिस्टेंस भी, और ये कहलाती थी हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये कहलाती थी हाइट ऑफ इमेज। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या थी हमारे पास बेटा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर Q अपॉन P। याद है ये आपको? ये थी हमारे पास लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो बेसिकली ये बताती क्या कि कोई भी इमेज ऑब्जेक्ट के मुकाबले में कितना बड़ा बन रहा है। एक ऑब्जेक्ट अगर इतना है, अगर 2 सेंटीमीटर का है और उसका इमेज जो है वो 4 सेंटीमीटर का बन रहा है या 3 सेंटीमीटर का बन रहा है, तो ये कितना बड़ा बना है ऑब्जेक्ट के मुकाबले में, ये बात कौन बताती है आपको? मैग्नीफिकेशन बताती है। लेकिन ये हम मालूम करते थे हाइट और डिस्टेंस से, लेकिन अब हम इस चीज़ को मालूम करेंगे एंगल से कि एंगल क्या बन रहा है। तो वो कहलाती है हमारे पास एंगुलर मैग्नीफिकेशन। एंगुलर मैग्नीफिकेशन। ठीक है जी, इस एंगुलर मैग्नीफिकेशन को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, और ये बराबर होता है एंगल बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। अब ये बीटा कौन सा एंगल है और अल्फा कौन सा एंगल है? ये दोनों विजुअल एंगल है। ये दोनों क्या है बेटा? विजुअल एंगल है। लेकिन इन एंगल्स में फ़र्क क्या है, ये रब कर दूँ लीनियर मैग्नीफिकेशन। ये बात समझ में आ गई, रिवाइज हो गया जी सर। हाँ, तो बेटा ऐसा आपको लेक्चर्स देख लीजिएगा, वरना फिर आपको बेटा प्रॉब्लम होगी कि लीनियर मैग्नीफिकेशन तक टॉपिक में लेक्चर में हो गया था। मज़ीद कुछ मसला होगा तो मैं आपको दोबारा बताऊँ। तो बेटा बीटा हमारे पास एंगल होता है विजुअल एंगल, भी विजुअल एंगल ही है, विजुअल एंगल सबटेंडेड एट आवर आई when object is seen by lens। और अल्फ़ा क्या है? विजुअल एंगल सबटेंडेड एट आवर
I when object is seen by without lens at 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो बेटा यहाँ पे मतलब क्या है कि बीटा हमारे पास कौन सा एंगल होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये एक ऑब्जेक्ट है, हम इसको व्यू कर रहे हैं और ये लेंस है। ज़ाहिर सी बात है रेज एक ये चली गई, एक ये चली गई, ठीक है जी। तो ये हमारी आई है यहाँ, तो ये हमारी आई पे जो एंगल बन रहा होगा जब हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ लेंस। इस वक्त ये जो एंगल बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। और जब हम इसी ऑब्जेक्ट को विदाउट लेंस देख रहे होंगे अपनी सिर्फ आँख से, और कितने फासले पर है ये, 25 सेंटीमीटर पर है, उस वक्त जो एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, अल्फा कहलाएगा। ये दोनों बातें समझ में आ गई। तो वो बीटा वाली थोड़ी सी वापस एक्सप्लेन कर दें। हाँ, बीटा में हम क्या कह रहे हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट को लेंस की मदद से देख रहे हैं। हम ऑब्जेक्ट को कैसे देख रहे हैं? सर वो कोई सा भी लेंस हो सकता है, मतलब कॉनकेव या कॉन्वेक्स भी? जी, कोई सा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आप इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप या कोई दूसरा। क्लियर हुई बात? तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज सीन विद लेंस, so the angle subtended at our eye is called beta. When object is seen without lens, तो angle subtended at our eye is called alpha. तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, without lens, और यहाँ पे क्या है, with lens। ये बात क्लियर हो गई? यस सर। तो बेटा एम बेटा क्या है, बेसिकली रेशो इन दो चीज़ों का। इट इज़ अ रेशो बिटवीन विजुअल एंगल सबटेंडेड एट आवर आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज सीन बाय लेंस टू द विजुअल एंगल सबटेंडेड एट आवर आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज सीन बाय विदाउट लेंस एट 25 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई? जी सर। एंगल सबटेंडेड by the final image at our eye, angle subtended by an object without objective lens। ठीक है, इसकी कई सारी डेफिनेशन है। सबसे सिंपल जो थी वो मैंने आपको बता दी है कि हमारी आई पर जो इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट को जो फाइनल इमेज बन रहा है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लेंस। और अगर हम उस ऑब्जेक्ट को विदाउट लेंस देख रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उस एंगल को हम क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं। ठीक है, visual angle subtended by an image formed with distance d when through lens, and visual angle subtended by an object formed at d when seen through naked eyes, यानी कि without lens। ठीक है बेटा, तो जब आप ऑब्जेक्ट को इससे देख रहे होंगे तो, और जब आप उसके फाइनल इमेज को देख रहे होंगे, इन दोनों सूरतों में जो आपके पास इसका इमेज आ रहा होगा उसको बेटा हम क्या कहेंगे, मैग्नीफिकेशन कहेंगे, बीटा एंगल बीटा का। ठीक है, तो एंगल बीटा की मैं डायग्राम दोबारा बता देता हूँ। जैसे हमने केस नंबर 5 पढ़ा था, हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, फोकस के अंदर। तो बेटा एक रे यूँ चली गई, एक रे यूँ चली गई, दोनों मर्ज नहीं हो पाती। ये हमारी आई है, हम यहाँ से देख रहे हैं इसको, कि ये दोनों रेस कहाँ मर्ज होती हैं, यहाँ पे आके मर्ज होती हैं। तो ये इसका फाइनल इमेज बन जाता है। इसी एंगल को बेटा हम क्या कहते हैं, एंगल बीटा कहते हैं। और ये डिस्टेंस भी कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये 25 सेंटीमीटर वाली बात हम आगे जब डेरिवेशंस पे आएंगे जब देख लेंगे इसको। तो विजुअल एंगल सबटेंडेड एट आवर आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज सीन थ्रू लेंस, और विजुअल एंगल सबटेंडेड आवर आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज सीन बाय विदाउट लेंस।
ऑब्जेक्ट इज सीन विद लेंस या इमेज इज फॉर्म एट डी सेंटीमीटर, इन दोनों वार्तों को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये एंगल बीटा और अल्फा समझ में आ गया बेटा? आ गया। ठीक है जी, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और अब मैं आपको सिंपल माइक्रोस्कोप की डेरिवेशन करा रहा हूँ। वैसे तो ये इस साल के लिए इम्पोर्टेंट है, सिंपल माइक्रोस्कोप बेटा इम्पोर्टेंट है यहाँ। ठीक है, अच्छा ये मैंने कुछ चेंज किया था कि यहाँ पे मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन रखा था चैप्टर नंबर 8 में, तो यहाँ पे न्यूटन फॉर्मूला स्पीड ऑफ साउंड आ जाएगा। इसकी तैयारी सही से कर ली। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम ये सिंपल माइक्रोस्कोप की हम बात करेंगे और हम इसकी जो है वो मैग्नीफिकेशन मालूम करने की कोशिश करेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप, मैग्नीफाइंग ग्लास। सिंपल माइक्रोस्कोप को ही हम मैग्नीफाइंग ग्लास कहते हैं। ये सिंपल माइक्रोस्कोप जो मैं डायग्राम में। ठीक है, इसमें इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे फाइनल इमेज बन रहा है या जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ था विदाउट लेंस, वो डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। भले जो फाइनल इमेज बन रहा है वो भी 25 सेंटीमीटर पे आना चाहिए, और जब आप ऑब्जेक्ट को बगैर लेंस के देख रहे हैं तो भी आप उसे कितने फासले पर देख रहे होंगे? 25 सेंटीमीटर। इस बात का ख्याल रखना होगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप बेटा हमारे पास क्या होता है? एक सिंगल कॉन्वेक्स लेंस यूज टू सी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। तो सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास बेटा आपको पता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रीड करने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पर अल्फ़ाबेट ए लिखा हुआ है, अगर इसको मैं कॉन्वेक्स लेंस की मदद से देखूंगा, मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देखूंगा, तो ये मुझे बड़ा नज़र आएगा। ठीक है, तो ये वो डिवाइस है जो कि क्या करती है? ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देती है, लेकिन एक हद तक। तो हमें इसका एंगुलर मैग्नीफिकेशन मालूम करनी है। ये हम हर जगह ये एंगुलर मैग्नीफिकेशन मालूम करेंगे। एम इजिकल टू बीटा अपॉन एल्फा। ये बात क्लियर हो गई? जी सर। ठीक है जी, तो बेटा इसको मैं रब कर रहा हूँ और हम डेरिवेशन पे आ रहे हैं। मैं डायग्राम दोबारा बनाऊंगा दोनों का। अच्छा बेटा, तो इसकी वर्किंग बस सिंपल सी है कि द लेंस इज प्लेस क्लोज टू एन आई पीस, एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस जस्ट इनसाइड द प्रिंसिपल फोकस। तो उसका इमेज ए प्राइम बी प्राइम बन जाएगा एट नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब 25 सेंटीमीटर, जिसको हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन भी कहते हैं। और जो फाइनल इमेज बनेगा, दिस इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड अपराइट। ये सारी बात कर रही हैं। ये देखें, पहले इन्होंने अल्फ़ा फॉर्म किया है जिसमें ऑब्जेक्ट कैसे देखा जा रहा है? विदाउट लेंस। फिर हमने इसी ऑब्जेक्ट ए बी को बाय द हेल्प ऑफ कैसे देखा? लेंस देखा। इस तरह से जिसका करते हैं। तो बेटा सिंपल माइक्रोस्कोप की हमारे पास ये डायग्राम होती है जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस पी पर हमने रखा है और इसका फाइनल इमेज कहाँ बन रहा है? वर्चुअल बन रहा है और सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है। क्योंकि जब भी हम मैग्नीफाइंग ग्लास में किसी ऑब्जेक्ट को व्यू करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एक अल्फ़ाबेट ए है, इसको अगर मैं मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से देखूंगा तो मुझे ऑब्जेक्ट क्या नज़र आएगा? जहाँ पर है वहीं पर इनलार्ज होकर नज़र आएगा। तो इसकी जो रे डायग्राम होती है वो भी ऐसी बनती हैं कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट होते हैं वहीं पे आपको इनलार्ज होता हुआ नज़र आता है। अच्छा, इसकी एंगुलर मैग्नीफिकेशन बताने से पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, उस पर याद रखिएगा। तो देखें बेटा, मैंने आपको जो चैप्टर नंबर 8 में बात बताई थी कि एंगल अप्रॉक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन। तो बेटा ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है मिसाल के तौर पर। इसमें ये वाली साइड जो है एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है और ये बेस है। ठीक है, तो बेटा अगर हम इसका एंगल बहुत ही स्मॉल कर दें,
तो परपेंडिकुलर तो यही रहेगा। इससे होता क्या है कि हाइपोटेन्यूस और बेस आपस में बराबर हो जाएगा। हाइपोटेन्यूस और बेस की लेंथ क्या हो जाती है बेटा, ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, बराबर हो जाती है। इससे होता क्या है कि हमारे पास साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और टेंजेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमें पता है कि अगर स्मॉल एंगल के लिए हाइपोटेन्यूस किसके बराबर हो चुका है, बेस के बराबर हो चुका है। क्लियर है बात। तो मैं इस बेस की जगह क्या रख सकता हूँ, हाइपोटेन्यूस भी रख सकता हूँ। यानी कि टेंजेंट थीटा भी किसके बराबर आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के, और साइन थीटा भी किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के। तो हम ये लिख सकते हैं कि फॉर स्मॉल एंगल हमारे पास साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है, tan थीटा। tan थीटा के बराबर। इसी के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि S इज इक्वल टू आर थीटा। तो थीटा कितना हो जाएगा, S अपॉन आर। तो फॉर स्मॉल एंगल के लिए हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं साइन थीटा टेंजेंट थीटा के बराबर हो जाता है। इसके साथ साथ हम थीटा को भी साइन थीटा लिखें या टेंजेंट थीटा लिखें, दोनों से आंसर क्या आता है बेटा, सेम आता है। क्यों, क्योंकि अगर इस ट्राइंगल को बेटा मैं अप्लाई करूँगा, ये देखिए ये एक मान लीजिए जो ट्राइंगल है ये सर्कुलर बॉडी का है, तो ये जगह एंगल थीटा हो गया, ये जगह परपेंडिकुलर हो गई, ये जगह हाइपोटेन्यूस हो गई, और ये जगह क्या हो गई, बेस। मिसाल के तौर पर ये 8 लाइन पढ़ी होगी आप लोगों ने, सर्कल में मैंने पढ़ाई थी चैप्टर नंबर 4 में। एक बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, ये एंगल थीटा है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये क्या कहलाती है, आर्क लेंथ कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, आर्क लेंथ। तो हमारे पास जो है वो आर्क लेंथ स्मॉल एंगल के लिए क्या हो जाती है, थीटा के बराबर हो जाती है। तो स्मॉल एंगल्स के लिए बात याद रखिए कि हम थीटा को साइन थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं, थीटा को टेंजेंट थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं, थीटा को साइन थीटा के बराबर भी लिख सकते हैं, थीटा को टेंजेंट थीटा के बराबर भी लिखा जा सकता है। तो अब ये एंगल इस तरह से आ चुका है, ये देखें, ये वो सर्किल है, 2 पॉइंट्स को मैं करीब लिया है। तो ये वाली जगह क्या है, S है, जो कि यहाँ पे क्या थी, परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास रेडियस इसके बराबर है, बेस के बराबर है। तो अगर मैं इन दोनों की वैल्यूज रखूँ यहाँ पर, तो थीटा कितना आ जाएगा, थीटा बराबर आ गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस के। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस किसके बराबर होता है, साइन थीटा या टेंजेंट थीटा के। तो मैं लिख सकता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन गया टेंजेंट थीटा, और यहाँ पे क्या बन गया, साइन थीटा। तो ये बात समझ में आई कि फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए हम थीटा को यानी एंगल को डायरेक्ट साइन थीटा भी लिख सकते हैं, और थीटा को ही हम डायरेक्ट टेंजेंट थीटा भी लिख सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमें वहाँ पर ज़रूरत किस चीज़ की, हमें वहाँ पर टेंजेंट थीटा से काम है तो टेंजेंट थीटा यूटिलाइज़ कर लेंगे, साइन थीटा से काम है तो साइन थीटा यूटिलाइज़ कर लेंगे। क्लियर हो गई बात। ठीक है, तो मैंने बहरहाल की पूरी आपको कहानी बता दी है, इतना बस आपको ये बात याद रखनी है। और इस चैप्टर में हम लोग जो यूज़ करेंगे, हम ये यूज़ करेंगे थीटा बराबर हो जाएगा टेंजेंट थीटा। चैप्टर 9 में हमने क्या यूज़ किया था, चैप्टर 9 में हमने यूज़ किया था कि वो साइन थीटा बराबर हो गया था टेंजेंट थीटा। ये चैप्टर 9 में यूज़ किया था, ये 10 में यूज़ करना। तो अगर आपने इसको कॉपी करना है तो करने में फिर आगे बढ़ता हूँ। आप आगे बढ़ जाएं। ठीक है बेटा, तो ये बात मैं डायरेक्ट यूज़ करूँगा तो वहाँ पे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं थीटा को यानी कि वहाँ पे एंगल 2 थे हमारे पास, बीटा और अल्फ़ा, मैं बीटा को टेंजेंट बीटा लिखूँगा और अल्फ़ा को टेंजेंट अल्फ़ा लिखूँगा। क्लियर है बात। चलिए जी हम आगे बढ़ रहे हैं।
बेटा हम फिलहाल कर रहे थे सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन। सिंपल माइक्रोस्कोप को मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। हमें निकालनी क्या है, इसकी एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालनी। तो इसके हम पहले डायग्राम बना लेते हैं कि मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ए बी है जिसको हम देख रहे हैं विदाउट लेंस। ये पहले मुझे इसकी सेकंड डायग्राम बनानी पड़ेगी। तो बेटा ये हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये है एक ऑब्जेक्ट ए बी, ए बी, और ये कहाँ रखा हुआ है बेटा, फोकस के इनसाइड रखा हुआ है। तो हम यहाँ से दो रेस को जो है गुजारते हैं। पहली रे जो है जो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर जाती है इस तरीके से, और दूसरी रे जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आती है और फिर यहाँ से डाइवर्ट होती है। तो यहाँ देख सकती हैं आप कि ये फोकस से होकर गुजरी है और ये दोनों रेस डाइवर्ज हो रही हैं, ये दूर जा रही हैं। क्या हो रही हैं, दूर जा रही हैं। तो ये यहाँ मिल नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्केल रख के इन्हें एक्सटेंड करना पड़ेगा। स्केल रख के जब बेटा हमने इनको एक्सटेंड किया तो यहाँ पर आके मिल गई और ये बन गया इनका फाइनल इमेज। इसका नाम है ए प्राइम बी प्राइम और यहाँ पे हमारी आई। तो हमारी आई पे जो एंगल बन रहा है, अब हम ये मानेंगे कि ये जो फाइनल इमेज बना है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ था यहाँ पर, ये डिस्टेंस है हमारे पास p के बराबर, और ये हमें नहीं मालूम, ये अननोन है बेटा। ये है इसकी फोकल लेंथ। ये 25 नहीं होगा क्या? नहीं, ये 25 होगा जहाँ पे इमेज बना है। अच्छा। ये बना है q और ये होगा 25 के बराबर, लेकिन ये माइनस q है। क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज बनता है। कैसा बनता है ये? वर्चुअल। तो इसका नाम क्या होगा कि ये -25 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है। तो ये माइनस में है और d के बराबर है, और ये बेटा इसकी फोकल लेंथ है, ठीक है जी। तो हमें यहाँ पे जो चीज़ नहीं पता सबसे अहम वो है इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और ये बन रहा है बेटा एंगल बीटा। यहाँ तक कोई मसला है? बात क्लियर हो गई? जी सर, हो गई। तो मैंने बीटा तो बना दिया, अब हम बात करेंगे अल्फ़ा की। अल्फ़ा क्या होता था हमारे पास कि हम इसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते थे? बिना लेंस के। और कितने फासले पर देखते थे? 25 सेंटीमीटर। तो बेटा ये फासला अगर 25 सेंटीमीटर, तो मैं इसी ऑब्जेक्ट ए बी को ऑब्जेक्ट ए बी, तो बेटा मैं इसी ऑब्जेक्ट ए बी को कैसे देख रहा हूँ यहाँ पर? विदाउट लेंस। और डिस्टेंस क्या है? ओ ए बी। इसको हम ओ प्राइम भी कह सकते हैं वैसे। तो इस डायग्राम में कोई मसला आपको? ये देखें ओ ए बी, जब ऑब्जेक्ट को बेटा आपने कैसे देखा? विदाउट लेंस, d सेंटीमीटर पर है। और जब ऑब्जेक्ट को आपने विद लेंस देखा तो उसका फाइनल इमेज जो बना है वो भी कितने सेंटीमीटर पर बना है? 25। लेकिन ये माइनस क्यों लगा है? क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है, ठीक है जी। इस वजह से हम माइनस साइन लेंगे। तो यहाँ पे ये ओ प्राइम है, ये बात याद रहे। और ये सिर्फ ओ है, और ये एंगल अल्फा है। पूछनी है, ठीक है जी। सर एक चीज़ पूछनी है। हाँ बोलें। सर हमारा आई के आगे हमने एक लेंस लगाया था और एक ऑब्जेक्ट है, मुझे ये समझ नहीं आ रही क्या वो हमें बड़ा होकर दिखेगा या वो हमें दूर होकर दिखेगा, क्योंकि ये है भी कॉन्वेक्स लेंस। तो बेटा हमें बड़ा होकर नज़र आएगा ना।
जैसे आप एक किताब पढ़ रही हैं, आपने किताब को पढ़ा जी। पहले 25 सेंटीमीटर के फासले से, ठीक है, फिर ठीक है। आपने उसी किताब को पढ़ा, ठीक है, आपने उस किताब को करीब कर लिया, लेकिन उसका जो इमेज बना, उसके अल्फाज जो आपको बड़े होकर नज़र आए, वो कितने फासले पर नज़र आए? 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये बात कही जाए। अब ओके। उसका इमेज जो बन रहा है 25 सेंटीमीटर पे, उसके लिए आपने किताब को कितना करीब किया है अपनी आई के, ये भी नहीं मालूम हमें। तो सर जब वो था ऑलरेडी 25 सेंटीमीटर के फासले पे, उसको करीब क्यों करा है? हम उसकी मैग्नीफिकेशन चेक करना चाह रहे हैं बेटा, हमें तो लेंस की मैग्नीफिकेशन देखनी है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारे पास लेंस है सिंपल माइक्रोस्कोप का, उसकी मैग्नीफिकेशन कितनी अच्छी है। ओके। ठीक है, हम हमेशा थोड़ी ना बगैर उसके पढ़ते रहेंगे, कभी कभार बहुत बारीक अल्फाज आ जाते हैं जिसकी मदद से उसके लिए हमें लेंस यूज़ करना पड़ता है, तो हम तो लेंस को स्टडी कर रहे हैं ना, उसके लिए हमने कुछ तो पैरामीटर्स को जो है वो फिक्स कर लिए। ओके, तो सर मैं ये कह रही हूँ कि ओरिजिनली जो था 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ये बात क्लियर हुई? तो हम यही चेक करना चाह रहे हैं कि इसकी एंगुलर मैग्नीफिकेशन कितनी बढ़ गई, और उस पर हमने ऑब्जेक्ट को कितना करीब किया, पी डिस्टेंस, इस चीज़ को हम चेक करना चाह रहे हैं। क्लियर हो गई बेटा बात? तो ये हमने बेटा इसकी वर्किंग लिखी है कि लेंस हमने जो है वो प्लेस किया आई के तरफ, क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप होता क्या है, हमेशा वो वर्चुअल इमेज बनाता है और ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ आता है, फोकस के अंदर आ रहा होता है। तो फाइनल इमेज जो उसने बनाया उसको हमने कह दिया कि ये -d के बराबर है, और यहाँ पे जो उसका डिस्टेंस है वो सिर्फ d के बराबर। इस ट्रायंगल का नाम है OAB। ये डायग्राम नंबर 1 है, ये डायग्राम नंबर 2। इज दैट क्लियर? अब हमें करना क्या है, हमें इनकी एंगुलर मैग्नीफिकेशन निकालनी है। तो m का फॉर्मूला होता है बेटा बीटा अपॉन अल्फ़ा, आप पढ़ चुकी हैं, लेकिन क्योंकि हमें बीटा डायरेक्ट नहीं निकाल सकते तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि m इजिकल टू टेंजेंट बीटा डिवाइड बाई टेंजेंट अल्फ़ा। हम ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। तो बेटा मैंने आपको एक बात तो बता दी थी कि स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन, इसके अलावा एक चीज़ मुझे आपको और बतानी थी, वो कि मैंने मतलब लास्ट लेक्चर में और बच्चों को तो बताई थी लेकिन आप नहीं थी लास्ट लेक्चर में। तो बेटा ये बात आपको और पता होनी चाहिए कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो, इसको हम कहते हैं थ्योरम है। ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी, और एक और ट्रायंगल है ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम। तो थ्योरम ये कहता है ट्रायंगल नंबर 1 है, ट्रायंगल नंबर 2 है, दोनों सेम नेचर के हैं, ये भी राइट ट्रायंगल है, ये भी राइट ट्रायंगल है, इसमें भी एक परपेंडिकुलर है, इसमें भी एक परपेंडिकुलर है, इसमें एक बेस है, इसमें भी एक बेस है, इसमें एक हाइपोटेन्यूस है, इसमें भी एक हाइपोटेन्यूस है। तो थ्योरम ये कहता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर हो, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम के, तो बेटा होता क्या है कि इनके परपेंडिकुलर ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल टू द परपेंडिकुलर ऑफ सेकंड ट्रायंगल और बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल टू द बेस ऑफ सेकंड ट्रायंगल बराबर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। तो ज़रा लिखवाइए, ट्रायंगल 1 का परपेंडिकुलर क्या है? ए बी। ट्रायंगल 1 का परपेंडिकुलर क्या है बेटा? ए बी। ए बी। माइक ऑफ नहीं करेगा अभी। और ट्रायंगल 2 का परपेंडिकुलर क्या है? ए प्राइम एंड बी प्राइम। ए प्राइम बी प्राइम। ये बराबर किसके हो जाएंगे? बेस क्या है इसकी? बी सी, और ये क्या हो जाएगा? बी प्राइम सी बी प्राइम। प्राइम सी प्राइम। ये बात याद रहेगी बेटा।
जी सर। तो दो बातें यहाँ पे आपको याद रखनी है, एक तो ये वाली कि हम एटा और अल्फ़ा को टेंजेंट बीटा टेंजेंट अल्फ़ा लिखेंगे। दूसरी बात कि हम यहाँ पर जितने भी ट्राइंगल्स बन रहे होंगे उन पर ये थ्योरम अप्लाई करेंगे अगर वो राइट ट्राइंगल है। क्लियर? ठीक है सर। तो फिर ये डेरिवेशन जी हमारी सर। आसानी से हो जाएगी। अब मैं इस रफ वर्क को मूव कर रहा हूँ, तो उसको वीडियो को स्टॉप करके आप देख लीजिएगा। ठीक है जी, ये बात आपको याद ठीक है। होनी चाहिए। तो बेटा अब ज़रा मैं डेटा बना लेता हूँ कि हमारे पास ये बीटा और अल्फ़ा कैसे मिलेंगे हमें। तो बेटा फॉर अल्फ़ा के लिए आपको डायग्राम नंबर 1 पे जाना पड़ेगा और बीटा के लिए आपको कहाँ जाना होगा, डायग्राम नंबर 2 पर। तो ये डायग्राम 1 है, ये डायग्राम 2 है। तो फॉर अल्फ़ा एंड फॉर बीटा, चलें जी आ जाते हैं। तो बेटा फॉर अल्फ़ा अल्फ़ा का मतलब टेंजेंट अल्फ़ा क्या है बेटा? टेंजेंट अल्फा। ठीक है जी। तो अल्फ़ा के लिए बेटा मुझे कौन सी डायग्राम देखनी होगी? डायग्राम 1 देखनी होगी। तो एन राइट ट्राइंगल ए ओ बी, बेटा टेंजेंट किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो ज़रा बताइए बेटा यहाँ पर परपेंडिकुलर कौन है? ए बी। ए बी। और बेस क्या है? ओ बी। बी। ठीक है। ओ ए ओ बी। अब मुझे किसकी वैल्यू पता है? मुझे ए बी की वैल्यू नहीं पता, मुझे किसकी वैल्यू पता है? ओ से बी किसके बराबर है? डी के बराबर। और दीजिए वैल्यू। तो बेटा अल्फ़ा किसके बराबर आ गया? ए बी ओवर डी। बी ओवर डी। चलें जी, इसकी बात खत्म हो गई। अब आ जाएं बीटा पर। फॉर बीटा के लिए बेटा मुझे कौन सी डायग्राम देखनी होगी? सर सेकंड वाले इसमें लेंस यूज करा है। सेकंड वाली डायग्राम, ठीक है जी। अच्छा जी, तो सेकंड वाली डायग्राम में दो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो पहले मैं ये बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, ठीक है, यानी कि ये वाला ट्राइंगल। तो इन राइट ट्राइंगल ओ सर प्राइम, दो ट्रायंगल्स कहाँ बन रहे हैं? देखें बेटा एक तो ये बन रहा है और ओ एक नीचे प्राइम, की तरफ बन रहा है। ए प्राइम, बी प्राइम, और एक ए बी बन रहा है, ए बी। तो पहले मैं बड़ा वाला ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये छोटे वाला मैं बाद में लूँगा, अभी नहीं। तो बेटा बताइए बीटा कितना हो जाएगा? टेंजेंट बीटा। और बीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है इस बड़े ट्राइंगल में? ए प्राइम बी प्राइम। जी सर। और बेस क्या है? डी के बराबर है। बेस किसके बराबर है? ये डी के बराबर है। ठीक है जी, दोनों वैल्यूज आ गई। अल्फ़ा बीटा की इनको हम कहाँ रख देंगे? क्वेश्चन नंबर 1 में रख दूँ। क्वेश्चन 1 में तो ज़रा बताएंगे बेटा क्वेश्चन 1 क्या बन जाएगी? पुट इन 1। तो क्वेश्चन 1 विल बिकम व्हाट? m इज इक्वल टू ए बी ओवर डी। नहीं, ए प्राइम बी प्राइम आएगा पहले, ऊपर बीटा है। ओ हाँ सर, ए प्राइम बीटा ना चाहिए। ए प्राइम बी प्राइम अपॉन डी डिवाइड बाय ए बी ए बी ओवर अपॉन। डी। तो बेटा डी से डी ख़त्म हो गया, क्या बचा? ए प्राइम बी प्राइम ओवर ए बी। तो ये हमारे पास तरह से मैग्नीफिकेशन का फार्मूला आ गया। लेकिन हमें तो अभी भी ये नहीं पता। ठीक है, हमें इस पूरे चैप्टर में ना परपेंडिकुलर्स नहीं पता होते, हमें बेसिस पता होती हैं। ये फासला डी है, ये कितना है नहीं पता, ये फासला कितना है डी है, ये फासला कितना है क्यू है, ये फासला कितना है टी है। समझ रही हैं इस बात को? तो हमें यहाँ पर ये चीज़ें नहीं पता होती। इधर तक समझ में आ गया तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इधर समझ आ गया। ठीक है, अब बेटा मैं जो तीसरा ट्रायंगल था, देखिए टोटल 3 ट्रायंगल थे यहाँ पे,
एक तो ये था ओ ए बी, एक था ओ प्राइम ए प्राइम बी प्राइम, और एक है ओ प्राइम ए बी। अब मैं इस डायग्राम नंबर 2 के जो दो ट्राइंगल्स हैं उनको आपस में कंपेयर कराऊंगा। कैसे कंपेयर कराऊंगा? वही परपेंडिकुलर बेस वाले रेशो के पास। ये देखिए मैंने यहाँ तक काम कर लिया है, हम लोगों ने इधर तक काम कर लिया है। इसके बाद क्या किया है हमने डायग्राम नंबर 2 की बात की। डायग्राम नंबर 2 में जो दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं, अब हम उनको कंपेयर करा के कुछ डेटा आपस करेंगे वहाँ से। आगे बढ़ें। जी सर। ठीक है, तो मैं बताएं रब कर दूं या नेक्स्ट? सर आप रब कर दें। मैं अब यहाँ पे बात लिख दूंगा, इस चीज़ों को रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, वरना वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगी बात। तो बेटा हमने यहाँ तक इक्वेशन बना ली और हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि m बराबर किसके आ गया हमारे पास, a प्राइम b प्राइम डिवाइड बाई ए बी। ठीक है जी। लेकिन ये हमारे पास अगेन परपेंडिकुलर का डेटा आ गया है जिसको हमें बेस से कन्वर्ट करना होगा, तो हम इसलिए बाउंड हो गए हैं, हमें इस चीज़ को दोबारा थोड़ा सा और सॉल्व करना है। अब हम देखेंगे हमारे पास एक तीसरा ट्रायंगल भी है, तो अब हम उसकी तरफ आएंगे। नाउ इन इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। इन डायग्राम नंबर 2, अच्छा अब माइक ऑफ कर दूँ। इन डायग्राम नंबर 2 तो दो ट्रायंगल है बेटा, ट्रायंगल ओ प्राइम ए प्राइम बी प्राइम सिमिलर है ट्रायंगल ओ प्राइम ए बी के, यानी कि अब इन दो ट्रायंगल को बेटा आपस में कंपेयर करना है। ओ प्राइम ए प्राइम बी और ओ प्राइम ए बी, इन पर मैं वही लगाऊंगा। परपेंडिकुलर के रेशियोज और बेसिस के रेशियोज क्या होंगे, बराबर होंगे। परपेंडिकुलर क्या है, ए बी, तो बेटा क्या हो जाएगा, ए प्राइम बी प्राइम डिवाइड बाय ए बी बराबर किसके हो जाएगा। ऐसा लिखवाइए मुझे, ये मैंने परपेंडिकुलर लिखे हैं, यहाँ पे क्या आएगी, बेस आएगी, तो इसकी बेस क्या बन रही है, ओ प्राइम बी। सर आपकी आवाज़ बहुत कम बढ़ जाएगी। मेरी आवाज़ कम आ रही है? दोबारा बेटा ज्वाइन करने फिर आप। जी आपकी मुझे वो हिंदी वाली बातें समझ नहीं आ रही है। हाँ दोबारा सुन लीजिए। हमारे पास यहाँ पर तीन ट्रायंगल थे, ए बी ओ, ए प्राइम बी प्राइम ओ प्राइम, और एक है ए बी ओ प्राइम। अब हम सिर्फ डायग्राम नंबर 2 के जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये ओ प्राइम बी प्राइम और ओ प्राइम ए बी, इन दोनों पर वही रेशो लगाने हैं जो मैंने भी आपको एक थ्योरम बताया कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके परपेंडिकुलर के रेशियोज और बेस के रेशियोज क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। तो मैं वही काम कर रहा हूँ। क्लियर है? डायग्राम नंबर 2 की जो आपने पूरा की ना ट्रायंगल ओ प्राइम ए प्राइम बी प्राइम, प्लीज वापस समझा दो। तो बेटा यहाँ पे हमने डायग्राम नंबर 2 के जो दो ट्रायंगल थे, ट्रायंगल ओ प्राइम ए प्राइम बी प्राइम और दूसरा ट्रायंगल क्या है, ओ ए बी, ओ प्राइम ए बी, ये डिस्टेंस पी के बराबर है और ये डिस्टेंस हमारे पास डी के बराबर। तो इनको बेटा जब हमने कंपेयर कराया परपेंडिकुलर ऑफ ए प्राइम बी प्राइम, फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल, इनके बेसिस क्या हो जाएंगे, आपस में सेम हो जाएंगी। बेस ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल ये है, सेकंड ट्रायंगल ये है, इसकी बेस क्या है, ओ प्राइम बी प्राइम, और इसकी बेस क्या है, ओ प्राइम बी। ठीक है जी। अब डेटा हमारे पास जो बेसिस का अवेलेबल है, तो ये ओ प्राइम बी प्राइम किसके बराबर है, सर डी एन पी के। डी एन पी।
तो बेटा ए प्राइम बी प्राइम अपॉन ए बी किसके बराबर आ गया, इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए। तो मैग्नीफिकेशन किसके बराबर आ जाएगी बेटा, डी अपॉन पी। ये बन गई हमारी क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है। तो देखिए बेटा इससे हुआ क्या कि पहले हमारे पास दो अननोन चीज़ें थी मैग्नीफिकेशन में। हमें ए प्राइम बी प्राइम की लेंथ नहीं पता, हमें ए बी की लेंथ भी नहीं पता कि ऑब्जेक्ट कितनी हाइट का है या इमेज कितनी हाइट का बन रहा है। हमारे पास सारा डेटा जो है ना वो एक्स एक्सिस का अवेलेबल है। तो हमने क्या किया, दो अननोन से एक अननोन पर आ गए। अब यहाँ पे क्या चीज़ अननोन है, यहाँ पे पी अननोन है, लेकिन डी पता है हमें, डी कितना है 25 सेंटीमीटर। तो पहले क्या हुआ, मैग्नीफिकेशन अप्लाई की हमने, तो वहाँ दो अननोन वेरिएबल थे, दो से हम कितने पर आ गए, एक अननोन पे आ गए। अब बस हमें यहाँ पी की वैल्यू मालूम करनी है, पी की वैल्यू यहाँ मिल जाए तो हमारा फाइनल फार्मूला आ जाए। ये बात क्लियर हो गई। ठीक है जी। तो बेटा मैं डायग्राम हटा रहा हूँ, अब डायग्राम का सारा काम खत्म हो चुका है, अब डायग्राम से हमें कुछ नहीं करना। अब बस मैं यहाँ लेंस का फार्मूला लगाऊंगा और यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, डायग्राम की सारी कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। डायग्राम जब एग्जाम में आप बनाएं तो बिल्कुल इसी फासले पर पी और डी को रखिएगा। ये नहीं कि यहाँ डी इतना सा आ गया, यहाँ डी इतना बड़ा आ गया। तो पहले डायग्राम 2 बनती है फिर 1 बनती है, याद रखिएगा एग्जाम में। चलें जी, यहाँ तक हमने जो है वो ये मालूम कर लिया कि तो डी के बराबर है। अब आ जाते हैं, यानी कि हम इसको क्वेश्चन 2 में लिखता हूँ कि इक्वेशन नंबर 3, तो एम इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई बाय 1/p करवाऊँगा, यानी 1/p है ना बेटा, इसको इस तरह से लिखते हैं। तो फॉर 1/p जी बेटा किसकी सर्च में जाना है, 1/p मुझे मिल जाए, मैं इस इक्वेशन नंबर 3 में रख दूँगा, मुझे आंसर मिल जाएगा। तो 1/p के लिए हम यूज़ करेंगे यूजिंग लेंस फार्मूला, यूजिंग लेंस इक्वेशन। ये इक्वेशन आपने पढ़ी है, क्या होती है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ऐसी होती है बेटा। हमें यहाँ से फाइंड क्या करना है, 1/p। तो ये रहा 1/p, तो 1/q बेटा कहाँ चला जाएगा, वहाँ चला जाएगा। तो क्या होगा इक्वेशन के 1/p बराबर हो गया 1/f माइनस इधर आ गया 1/q जी। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा हमने क्या किया, 1/p की वैल्यू फाइंड की है बाय यूजिंग लेंस इक्वेशन। तो 1/f माइनस 1/q हो गया। अच्छा, ये माइनस साइन को मैं यूँ भी लिख सकता हूँ ना कि 1/f बराबर हो गया माइनस q। इसमें कोई इशू तो नहीं है, माइनस साइन मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमने पढ़ा था कि q जो है ये वर्चुअल इमेज था, q क्या था यहाँ पे, बट माइनस q किसके बराबर है, d के, बिकॉज वर्चुअल इमेज। क्या है, वर्चुअल इमेज। इज दैट क्लियर। ठीक है जी। तो बेटा क्या बन जाएगी क्वेश्चन, 1/p इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/, क्या आ गया यहाँ पर, यहाँ आ गया 1/dr। इसको रख दीजिए पुट इन 3, ये रही 3। तो बेटा इसको मैं यहाँ रख दूँगा तो क्या बन जाएगा ये मेरे पास, क्वेश्चन 3 विल बिकम m इज इक्वल टू d मल्टीप्लाई बाय 1/f प्लस 1/d। मल्टीप्लाई कर दीजिए d को ऊपर से, तो d जब इससे हो जाएगा तो बन जाएगा d/f, d जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो d/d। क्या आ गया यहाँ पर,
1 प्लस टी अपॉन एफ, यानी मैग्नीफिकेशन आ गई हमारे पास 1 प्लस डी अपॉन एफ। तो ये बेटा हमारे पास फाइनल फार्मूला इसका आ जाता है। तो हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन आ रही है वो कितनी आ रही है, 1 प्लस डी अपॉन एफ के बराबर है। तो ये इसकी पूरी डेरिवेशन है और ये आपको एग्जाम में पूरी सॉल्व करनी होगी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आज हमने चैप्टर नंबर 10 की सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन कर ली है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन करा दूँगा और उसके बाद इंशाल्लाह फिर हमारा लास्ट टॉपिक आ जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ठीक है, तो इस साल के लिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो हमने आज टॉपिक किया है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है बेटा, तो ये दो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। एक हमने आज पढ़ लिया है लॉन्ग का क्वेश्चन, दूसरा अब हमें पढ़ना है। तो अब इसको बेटा इसकी डेरिवेशन को आप लोग एक मतलब प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने पूरा आपको यहाँ तक करा दिया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल से इसकी स्टेपिंग है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा तो फिर आप क्लियरेंस हो जाएगी। पहले डायग्राम 2 बनती है, फिर डायग्राम 1 बनती है, और डिस्टेंस डी अल्फ़ा के लिए भी और बीटा के लिए सेम नज़र आना चाहिए। तो पहले आप डायग्राम 2 बनाएंगे, फिर डायग्राम 1 बनाएंगे। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अब कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही।